हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका केमिस्ट्री गुरु आज आपके सामने हूं। आप सभी स्टूडेंट्स लास्ट 2 ईयर से, लास्ट 3 ईयर से जेई मेन, जेई एडवांस, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं। और कोविड-19 के कारण जो आपके एग्जाम्स थे, चाहे वो जेई मेन का अप्रैल फेस हो या नीट का आपका मई में एग्जाम होने वाला हो, वो सभी अब आगे रीस्केड्यूल हो गए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता है। तो इस 2 महीने जो आपके पास आगे बचे हुए हैं, इस 2 महीनों में कैसे केमिस्ट्री में सारी चीजों को क्विक रिवाइज किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मोमेंटम जो एक बहुत ही फेमस सेंट्रल इंडिया का इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने वाला इंस्टीट्यूट है, जिसका मैं एक डायरेक्टर भी हूं। आज मैं आपके साथ इस टाइप के कुछ जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, उनकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मेरा परिचय आप सभी को हो गया है। मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन है और मैं आपको केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर बहुत फास्ट और क्विक रिवाइज कराने जा रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपके फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरीके से क्लासिफिकेशन है। हम क्या करेंगे, हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाएंगे और उन पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको मेनली प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कराऊंगा, क्विक प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवीजन कराऊंगा। आप सभी अपने साथ कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा और एक एक प्रॉब्लम को ढंग से अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। इसके बाद जब आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे तो आप उनको ढंग से फिर प्रैक्टिस करेंगे मेरे इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद। तो देखिए, आप फील करेंगे कि आपका ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, कोई भी जो चैप्टर मैं आपको रिवाइज कराने जाऊंगा, उसमें कॉन्फिडेंस आपका और बहुत बढ़ जाएगा, ऐसा आप फील करेंगे। और जो लास्ट ईयर्स की जेई की प्रॉब्लम्स हैं, नीट की प्रॉब्लम्स हैं, मैं उनको भी ड्यूरिंग माय लेक्चर कवर करूंगा। तो आप सभी मेरे साथ तैयार हैं? ठीक है, तो हम आज से शुरू करेंगे। जैसे मैं केमिस्ट्री में आज सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को यहां पर उठाऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस टाइप के पॉइंट्स आपको अभी तक याद हो जाने चाहिए थे, आपने याद भी कर रखे होंगे, और किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, मैं उसके ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो मैं सोचता हूं आपसे, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। जो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन हैं? मुझे लगता है आप सभी भगवान को जरूर याद करते हैं, गॉड। हम सबको स्वस्थ रखना, हम सबको हेल्दी रखना। तो देखिए, जब भी हम भगवान को याद कर रहे हैं, गॉड को याद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इन तीनों पार्टिकल्स को याद कर रहे हैं। कैसे? जी स्टैंड्स फॉर जनरेटर। ठीक है, हम सबको बनाने वाले हिंदू मैथोलॉजी में माने गए हैं भगवान ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी भगवान। और केमिस्ट्री में ये जो रोल ब्रह्मा जी का प्ले करने वाला पार्टिकल है, वो प्रोटॉन है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये प्रोटॉन कैसे है? तो देखिए, जब मैं हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन ऐड करता हूं तो हीलियम बनता है, हीलियम में एक प्रोटॉन ऐड करता हूं तो लिथियम बनता है, लिथियम में एक प्रोटॉन ऐड करता हूं तो बेरिलियम बनता है, एंड सो ऑन। तो हुआ नहीं हुआ, प्रोटॉन भगवान ब्रह्मा जी का रोल प्ले करने वाला, मतलब नए पार्टिकल को जनरेट करने वाला, जनरेटर। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटर की, ऑपरेटर तो ऑब्वियसली सिर्फ पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला, ऑपरेट करना। जैसे हम सभी स्टूडेंट्स अभी जेई और नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, मतलब ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जिससे कि एट द एंड हमको सबको अच्छा रिजल्ट मिले। तो केमिस्ट्री में जैसे हिंदू मैथोलॉजी में ऑपरेटर का रोल भगवान
विष्णु को दिया गया है ना। तो विष्णु जी का रोल केमिस्ट्री में प्ले करता है कौन, यहां पर कौन प्ले करता है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैसे विष्णु जी का रोल प्ले कर रहा है, तो देखिए अगर मैं टेबल सॉल्ट की बात करता हूं, नमक की बात करता हूं, तो नमक ऐसा तो है नहीं कि हम सोडियम मेटल को खा लें और क्लोरीन गैस को इनहेल कर लें तो बॉडी में ऑटोमेटिकली नमक बन जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट नहीं होता तब तक सोडियम कैटायन नहीं बनता, और क्लोरीन जब तक ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता Cl- आयन नहीं बनाता। तो कोई भी केमिस्ट्री में जो कंपाउंड है, जो हम डे टू डे लाइफ में मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यूज कर रहे हैं, उसके पीछे हमेशा इलेक्ट्रॉन का रोल है, तभी केमिस्ट्री में कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां जब सोडियम और क्लोरीन दोनों कंबाइन होंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और ऑब्वियसली यहां पर D स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर, तो डिस्ट्रॉयर यहां पर महेश भगवान शिव को बोला गया है। ये देखिए, मतलब जब हम इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, बढ़िया हम एक लाइफ को जी लेते हैं, तो उसके बाद भगवान बोलते हैं बस बैक टू पेविलियन, वापस आ जाओ। तो केमिस्ट्री में ये जो रोल प्ले करने वाला है वो न्यूट्रॉन है ना। कैसे न्यूट्रॉन है, जितनी भी न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं उन सब में न्यूट्रॉन इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एटसेट्रा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का यहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसलिए हम विद इन अ सेकेंड इस एनर्जी से अर्थ के मैक्सिमम पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए डिस्ट्रॉयर का जो रोल केमिस्ट्री में प्ले करने वाला पार्टिकल है वो स्टूडेंट कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो दीज आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। नाउ जैसे अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं -1 E0। ये जो -1 है ये तो रिप्रेजेंट करता है चार्ज, 1 यूनिट चार्ज, और 0 इसको हम बोलते हैं नेग्लेजिबल मास। नेग्लेजिबल मास क्या मतलब है, यहां आप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, जो स्पेसिफिक चार्ज है स्टूडेंट उसको हम E/m रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं। E स्टैंड्स फॉर चार्ज, m स्टैंड्स फॉर मास। ये वैल्यू होती है -1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो पहला डेटा ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए। दूसरा, अगर हम यहां पर बात करते हैं चार्ज की, जिसको मैं E से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, और इससे हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम इसको me से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 2 है उसको हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए, तो जब मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे जो स्टूडेंट रिजल्ट मिलेगा वो यहां पर मिलेगा 9.13 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, या 9.13 इंटू 10⁻28 ग्राम। इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। तो ये 3 डेटा आपको एग्जाम में प्रॉब्लम दिला सकते हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इसकी जगह बात करता हूं प्रोटॉन की, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं +1 P1 से। +1 ये 1 यूनिट चार्ज है, और ये जो 1 है ये 1 यूनिट मास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका मतलब अगर आपसे यहां पर पूछा जाता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो हम उसको इतना रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट 9.5 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। और अगर आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁷ कूलम पर किलोग्राम। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो स्टूडेंट जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना अपोजिट चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होगा।
इसको मैं फिर E से रिप्रेजेंट कर देता हूं, प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये जो चार्ज है इसको हम 1 यूनिट चार्ज भी बोलते हैं, 1 यूनिट चार्ज। इसको चेक कर लीजिएगा, इट इज 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये फिर मैं अगर इक्वेशन 4 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन 5 बोल देता हूं, ये 1 यूनिट चार्ज है। तो यहां से हम फिर मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन को मैं यहां पर mp से रिप्रेजेंट कर देता हूं स्टूडेंट। तो जब हम इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड करेंगे, हमको मास ऑफ प्रोटॉन मिलेगा, इट इज व्हाट 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, या 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ये क्या है, 1 यूनिट मास भी है, इसको हम 1 AMU भी बोलते हैं, 1 AMU। ओके, क्लियर हुआ। तो आपने सबसे पहले ये सारे डेटा मेंशन कर लिए होंगे। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज माइनस 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम या माइनस 28 ग्राम। और ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। तो दीज डेटास आर वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। आपसे इसके ऊपर प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। ये सभी स्टूडेंट आज के बाद भगवान की तरह इनको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी भगवान को आप याद करते हो मतलब हम इनको याद रख रहे हैं। ऐसे ही अगर न्यूट्रॉन से रिलेटेड आपसे कुछ टर्म्स पूछी जाती हैं तो वो क्या होंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ बच्चों, जैसे अगर इसकी जगह आपसे यहां पर न्यूट्रॉन की बात की जाती है, न्यूट्रॉन, तो जो न्यूट्रॉन है उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 0 and 1। 0 इसका मतलब है चार्जलेस, ये चार्जलेस पार्टिकल है, और 1 इसका मतलब यहां पर क्या है 1 यूनिट मास। इसका मतलब इसका भी मास जो प्रोटॉन है उसके मास के हमेशा इक्वल होता है। तो यहां अगर आपसे स्पेसिफिक चार्ज पूछा जा रहा है, स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू 0 होती है। हम इसको इक्वेशन नंबर यहां पर 7 बोल देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह अगर हम यहां पर बात करते हैं चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो 0 होता है, ओके। और इसलिए अगर मैं यहां पर मास कैलकुलेट करूंगा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं यहां पर मास कैलकुलेट कर रहा हूं तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। तो जस्ट टू बैलेंस जो एटॉमिक मास है उसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन का जो मास डिफाइन किया गया है, अगर मैं इसको mn से रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 यूनिट मास, और 1 यूनिट मास इज नथिंग बट इट इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन 8 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 9 बोल देते हैं, ओके। तो हमको अगर स्पेसिफिक चार्ज पूछा जाता है, चार्ज पूछा जाता है, मास पूछा जाता है न्यूट्रॉन का, तो हमको ये रिपोर्ट करना है। सभी ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया। यहां हमसे ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है जेई और नीट एग्जाम में। क्या, अगर मैं प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास के साथ कंपेयर करता हूं, प्रोटॉन का मास अभी हमने लिखा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.13 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये 1837 आती है वैल्यू स्टूडेंट, 1837। इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में 1837 टाइम्स ज्यादा है। ये डायरेक्ट तुमको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसको ढंग से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये तीन जो पार्टिकल्स हैं
उनसे रिलेटेड मैंने आपको यहां पर डेटा बता दिया। अभी हमने लिखा कि प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है यूनिट में, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, ये देखिए अभी हमने लिखा कि प्रोटॉन का मास ग्राम में इतना है, यूनिट में इसको हम अगर यहां पर मेंशन कर लेते हैं ऐसे, प्रोटॉन का मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का मास, और ये रेशो अभी हमने लिखा 1837 के इक्वल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास इन टर्म्स ऑफ यूनिट 1/1837 यूनिट है। ये देखिए, ये भी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब स्पेसिफिक चार्ज या मास से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, वो मैं आपको यहां पर सॉल्व करके बताऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स ने ढंग से ये सारे डेटा अपनी कॉपी में नोट कर लिए हैं? ओके, चलिए मैं प्रॉब्लम आपको करके बताता हूं। हाँ बच्चों, जैसे मैंने यहां पे सबसे पहले प्रॉब्लम लिखा है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज 9.6 इंटू 10⁷ कूलम पर किलोग्राम। जैसे अभी आपको मैंने जो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज है 9.5 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम बताया था, और यह भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमको इतना ही रिजल्ट मिलने जा रहा है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है अल्फा पार्टिकल का बताइए। ये देखिए अल्फा पार्टिकल, इसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा। तो हमने अभी अल्फा पार्टिकल का जो स्पेसिफिक चार्ज है, जैसे हम E/m रेशो यहां पर लिख रहे हैं, हमको यह कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो अल्फा पार्टिकल होता है वो यहां पर क्या होता है, 2He4, जिसको हम ये भी बोलते हैं डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस, डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस। इसका मतलब ऐसे हीलियम आयंस जिनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर अगर मैं E/m रेशो लिखता हूं तो देखिए चार्ज क्या है, चार्ज अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिखते हैं तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट ये 2 यूनिट चार्ज है, और मास हर 1 यूनिट मास को जैसे अपन ने अभी डिफाइन किया कि 1 यूनिट मास, इसका मतलब प्रोटॉन का मास, और यहां हम जानते हैं कि हीलियम इसका 4 यूनिट मास होता है, तो 4 इंटू ये यूनिट में अगर मैं मेंशन करूंगा तो सिंपली 4 यूनिट लिख सकता हूं। ये देखिए 2/4, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/2, मतलब 0.5, कितना 0.5। एंड तो ये आपने किसका निकाला है, अल्फा पार्टिकल का। एंड आपको प्रोटॉन का कितना पता है, प्रोटॉन का अभी हमने स्पेसिफिक चार्ज कितना लिखा था, ये प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो आपको यहां पर गिवन है, इट इज 9.6 इंटू 10⁷ कूलम पर किलोग्राम। ये देखिए ये आपको गिवन है। ओके, चार्ज अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिखोगे तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट ये कितना हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ यूनिट ये 1 यूनिट, और मास प्रोटॉन का ये भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज है वो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में कितना है, हाफ है। कितना है, हाफ है। मतलब यहां स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो भी वैल्यू यहां पर प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज की होगी उसका हाफ हो जाएगा। ये देखिए इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, इससे तुमको स्टूडेंट्स रिजल्ट मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 4.8 इंटू 10⁷ कूलम पर किलोग्राम, ये आंसर है। तो हमने क्या किया, वापस सुन लीजिए, अल्फा पार्टिकल डाई पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस थे। इसका मतलब ऐसे हीलियम आयंस जिनके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इसका चार्ज 2 यूनिट है, इसका मास 4 यूनिट है। इसका मतलब ये वैल्यू 0.5 आ गई। और हमको प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज ऑलरेडी पता था, वो हमने अभी 1 डिफाइन कर रखा है। कैसे, चार्ज इन टर्म्स ऑफ यूनिट 1 यूनिट, मास इन टर्म्स ऑफ यूनिट 1 यूनिट। ठीक है,
तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल के रेस्पेक्ट में डबल है, या अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में हाफ है। तो इसलिए हमने ये यहां पर रिजल्ट कंक्लूड कर दिया। तो इस टाइप की प्रॉब्लम मैं जहां तक सोचता हूं कि हमको अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा तो उसमें देखने को मिल सकती है। ओके, एक प्रॉब्लम और अटेंड करके बताते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा है स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशो ऑफ अ हाइपोथेटिकल पार्टिकल A इज 250 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आपको गिवन स्पेसिफिक चार्ज, एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है A, इसका इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में जो स्पेसिफिक चार्ज है वो 250 टाइम्स ग्रेटर है। तो 250 डिवाइडेड बाय 1, A का स्पेसिफिक चार्ज 250 टाइम्स ग्रेटर है देन दैट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल इज 5 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको यह भी गिवन है कि जो A के ऊपर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रेस्पेक्ट में 5 टाइम्स ग्रेटर है। ये देखिए, तो फिर आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है A का मास डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो, ये निकालना है आपको। अब हम कैसे निकालेंगे, हम यहां पर देख रहे हैं कि हमको ये गिवन है चार्ज ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ A डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 250। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा चार्ज ऑफ A टू दैट ऑफ मास ऑफ A इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये वैल्यू हमको गिवन है 250। अब आप देखिए, चार्ज ऑफ A टू दैट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये वैल्यू 5 गिवन है। तो ये 5 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ मास ऑफ A इज इक्वल टू 250। अरे एग्रीड और नॉट। तो इसका मतलब यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ मास ऑफ A ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन आपको मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना था, तो इसका मतलब हम यहां पे लिखेंगे मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 250। ये देखिए, ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 1/50, मतलब A सही आंसर है। तो स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर जो प्रॉब्लम मैं सोच रहा हूं कि आपको देखने को मिल सकता है, या मास के ऊपर जो प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, या रिलेशन आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनर से कि प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास के साथ कंपेयर करिए। अभी हमने जो वैल्यू लिखी थी 1837, स्टूडेंट 1837 मिल सकता है, या अप्रोक्सीमेटली 1840 भी मिल सकता है, 840। तो कुछ भी मिले, आपको अपने आंसर को चेक करके उसको टिक करके आना है। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर हमको मिलती हैं तो वो जो डेटा भी हमने सारे मेंशन किए वो सब आपको अगर याद हैं तो आप बहुत कंफर्टेबली प्रॉब्लम अटेंड कर सकते हो। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अगर हम एटम के मॉडल को डिफाइन करते हैं, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल, तो मेन जो प्रॉब्लम आपको पूछी जाने वाली है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोहर मॉडल के ऊपर पूछी जाने वाली है। तो मैं इन तीनों मॉडल में जो प्रॉब्लम्स पूछे जाने वाली है उनको अब हाईलाइट कर रहा हूं। ओके, जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं मॉडल ऑफ एटम, जो थॉमसन्स मॉडल है, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, इसके अंदर तो स्टूडेंट जो मुझे लग रहा है आपसे पूछा जा सकता है सिंपली प्लम पुडिंग मॉडल। इसको थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल भी डिफाइन किया। प्लम इसका मतलब है फ्रूट्स, और पुडिंग इसका मतलब है रेसिपी। तो जैसे हम किसी को बढ़िया कोई फ्रूट्स को एक बाउल होता है उसमें सर्व करते हैं, बिल्कुल हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि हम थॉमसन मॉडल की बात कर रहे हैं। या वाटरमेलन, वाटरमेलन क्या है, मैक्सिमम पोर्शन रेड है जिसके अंदर ब्लैक सीड्स, तो ब्लैक सीड्स को आप ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स हैं
और जो रेड पोर्शन है वो इनफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। थॉमसन का यही मॉडल है। इतना ही आपसे यहां पे पूछा जा सकता है। इसकी जगह अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसको हम ऐसे भी एब्रीवेट कर सकते हैं राम से, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। In 1911, Rutherford and his co-workers was studying the angle that which alpha particles was scattered if they passed through a thin gold foil. Most of the alpha particles passed through undeflected. However, a few are found to be scattered at large angle. Some even backed of the direction from which they come. This means that they collided with an object much more massive than the alpha particles themselves. They are so small that only a few alpha particles encountered them. This atomic level view shows what is happening. Most of the atom is occupied by the low mass of electron. The nucleus is small and massive. When an alpha particle encounters with nucleus, it is scattered at large angle. 1911 में रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को डिफाइन किया था और इस मॉडल में जो प्रॉब्लम पूछा जा सकता है वो ये प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप के पार्टिकल को, जैसा जेई में प्रॉब्लम आ भी चुका है ये, टू एक्सप्लेन न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, Rutherford used पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल रदरफोर्ड ने यूज किया? तो इसलिए यहां पे ऑप्शंस हैं हीलियम एटम, सेकंड है हीलियम न्यूक्लियाई, थर्ड है हीलियम और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड ने अपने न्यूक्लियर मॉडल को डिफाइन करने के लिए अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया। रदरफोर्ड यूज्ड अल्फा पार्टिकल्स। और स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स जैसा भी आपको मैंने बताया डाई पॉजिटिव हीलियम आयंस होते हैं। डाई पॉजिटिव हीलियम आयंस मतलब ऐसा हीलियम जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, ओनली प्रोटॉन्स आर देयर, तो हम इसको इसलिए हीलियम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस इन विच देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कौन से पार्टिकल को यूज किया। अल्फा पार्टिकल यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ, एग्जामिनर ने सिंपली मेंशन किया है हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम और नन ऑफ द अबव। तो यहां आपको किसके ऊपर टिक करके आना है? बी आंसर के ऊपर टिक करके आना है। ओके, क्लियर हो गया सभी को? टू एक्सप्लेन हिज न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड ही वो केमिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले किसको डिफाइन किया? न्यूक्लियस को डिफाइन किया। किसको? न्यूक्लियस को। इस इनके मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल भी बोलते हैं। जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियस अगर सन है तो इलेक्ट्रॉन्स मतलब डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। दैट्स व्हाई रदरफोर्ड मॉडल इज आल्सो नोन एज व्हाट? प्लेनेटरी मॉडल। तो ये हमसे यहां पर रदरफोर्ड मॉडल में पूछा जा सकता है। हां बच्चों, जैसे यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे न्यूक्लियस का रेडियस डिफाइन करना है तो वो हम इस फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं। यह आपको याद होना चाहिए, Rn इज इक्वल टू आर नॉट कैपिटल ए रेस टू दी पावर 1/3। यहां आर नॉट की वैल्यू जनरली आपको प्रॉब्लम में गिवन हो सकती है 1.33 इंटू 10 की पावर -13 सेंटीमीटर, या फिर इसको आप मीटर में लिख लीजिए। कैपिटल ए मास नंबर है, जो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो। एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करते हैं? ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास प्लस यहां पर हम न्यूट्रॉन का मास मेंशन करेंगे, मास ड्यू टू न्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का मास मैंने यहां पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम अभी देखकर आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1837 टाइम्स लाइटर है। तो जब भी हम एटम की मास की बात करते हैं हमेशा प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। ऑब्वियसली प्रोटॉन और या न्यूट्रॉन दोनों के 1 यूनिट मास होते हैं, तो हम यहां पर अगर मास की जगह ऐसे लिख दें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो एक ही बात है। प्रोटॉन्स को मैं Z सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, न्यूट्रॉन्स को मैं N सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तो इसका मतलब एक ही वैल्यू Z प्लस N है। और यहां से स्टूडेंट आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं A माइनस Z। ओके, न्यूक्लियस का रेडियस ऑलमोस्ट 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर अगर ऑर्डर का है तो इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में एटम का रेडियस 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर ऑर्डर का है। मतलब न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। और न्यूक्लियस इज दैट एरिया जहां पर सारे के सारे प्रोटॉन प्रेजेंट हैं जो एटम के मास में कंट्रीब्यूट करते हैं। और लेटर स्टेजेस में जब न्यूट्रॉन को डिफाइन कर दिया गया तो फिर न्यूक्लियस में डिफाइन किया गया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ओके, तो ये डेटा भी आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए जहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये जो मैंने यहां पर लिखा है एटॉमिक मास किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। इससे कई टर्म्स आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो कुछ टर्म्स के ऊपर मैं यहां पर आपको अब बताऊंगा। हां बच्चों, जैसे मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मेंशन कर रहा हूं, हो सकता है डायरेक्ट आपको यहां से एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। सबसे पहले मैंने लिखा है आइसोटोप्स। ये हम जानते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ऐसे सभी स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आइसोटोप्स हाइड्रोजन के लिखे हैं, इट इज प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, सभी में एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे ही आइसोटोप ऑफ कार्बन 6 कार्बन 12 एंड 6 कार्बन 14। इसकी जगह आइसोबार्स के ऊपर आ जाते हैं। ऐसे सभी स्पीसीज जिनके सेम एटॉमिक मास होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है 6 कार्बन 14, 7 नाइट्रोजन 14। तो देखिए 14 ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। जनरली हम एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ZXA। ये जो A है अभी आपको यहां पर मैंने लिखा था एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो सुपर स्क्रिप्ट एटॉमिक मास, सब स्क्रिप्ट एटॉमिक नंबर। ओके, इसकी जगह आइसोटोन्स, इसको आइसोटोनिक या आइसोन्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं, आइसोन्यूट्रॉन्स। तो यहां पर अगर मैं आइसोटोन्स की बात कर रहा हूं, ऐसे सभी स्पीसीज जहां पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये तुमको पता होना चाहिए। जैसे इट इज 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 14, दैट इज यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करूंगा तो 14 में से मैं 6 को सब्ट्रैक्ट करूंगा जो अभी आपको मैंने यहां पर लिखा था। तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 आ जाएंगे। और ऐसे ही 8O16, तो इसका मतलब फिर वही 16 में से मैं 8 को यहां पर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी मुझे रिजल्ट यहां पर 8 मिलेगा। मतलब 6 कार्बन 14 एंड 8O16 दोनों में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट, आइसोटोन्स। आइसो क्या, न्यूट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए नेक्स्ट जो मैंने टर्म यहां पे लिखा है वो यहां पे लिखा है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स ऐसे सभी स्पीसीज को कहते हैं जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स सेम है। एटम्स भी सेम होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिखा है CO2 एंड N2O। CO2 कार्बन का एक एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स 3। N2O नाइट्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, नंबर ऑफ एटम 3। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 22। ऐसे ही N2O में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ऑक्सीजन का 8,
कितने हुए 22। ये देखिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम्स बोथ आर सेम, तब ये आइसोस्टर्स हैं। आइसोडाइफर्स, ऐसे सभी एलिमेंट्स विच हैव सेम वैल्यू ऑफ n माइनस पी। अभी स्टूडेंट्स मैंने n को कैपिटल N हम यहां पे लिख लेते हैं, हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो p है, p को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमने इसको z से रिप्रेजेंट किया था, तो मैं इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट कर देता हूं, n माइनस जेड। ओके, तो हम इनको आइसोडाइफर्स कहते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा है 7 नाइट्रोजन 14, कितने न्यूट्रॉन्स हैं यहां पे 14 माइनस 7 मतलब 7, और जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, इसका मतलब प्रोटॉन्स भी 7 है। तो देखिए वैल्यू ऑफ n जो कैपिटल N से हमने रिप्रेजेंट किया था, और Z जो कैपिटल Z से हमने रिप्रेजेंट किया था, तो यहां पर 7 माइनस 7 0 हो गया। और ऐसे ही 16 और 8 दोनों का डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा 8, और प्रोटॉन 8, तो 8 माइनस 8 0। तो देखिए दोनों में वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब N और P का जो डिफरेंस है अगर वो सेम है, तो दिस टाइप ऑफ स्पीसीज या एलिमेंट्स हम इनको क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स। तो ये आप अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए। ओके, वन मोर टर्म आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां पे लिखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्पीसीज इसमें मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस हो सकते हैं, या आयंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। कोई भी अगर आपको मिलता है और सब में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो यहां पर फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फ्रीक्वेंटली आज प्रॉब्लम है ये। ओके, तो यहां जैसे मैंने लिखा है N-3 O-2 F- नियॉन सोडियम कैटायन, तो N-3 प्रोटॉन कितने हैं 7, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, O-2 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, F-9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम कैटायन 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाटर, अमोनिया CH4 ऑल आर मॉलिक्यूल। वाटर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, तो 8 + 2 मतलब 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन यहां पे 3 है, तो फिर 10। CH4 कार्बन का 6, हाइड्रोजन 4 है, तो 10। ये देखिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन 8 × 4 32, -2 चार्ज है तो +2, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। ऐसे ही PO4 -3, फॉस्फोरस 15, ऑक्सीजन कितना 32 +3 हो जाएगा -3 है, तो कितना आंसर आएगा 50। ये देखिए ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम देखते हैं और फिर आ जाते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो बोहर का मॉडल है उसको पढ़ने के लिए हम प्लैंक का फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है इससे रिलेटेड, विच पेयर हैव सेम मास नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि किनके मास नंबर सेम हैं। मास नंबर का क्या मतलब है, एटॉमिक मास। तो देखिए पहला ऑप्शन है H2O एंड HDO। तो H2O ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2 कितना हो गया 18। तो आप इसको एटॉमिक मास, वाटर एक्चुअली मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास यहां पर बोलेंगे, या मास नंबर। और ऐसे HDO हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का कितना 2, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 19। क्या सेम है मास नंबर, नो, इसका मतलब ये रॉन्ग आंसर है। HTO हाइड्रोजन 1, T स्टैंड्स फॉर ट्रीटियम 1s3, तो 3, ऑक्सीजन 16, कितना 20,
T2O, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3 इंटू 2, ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 22, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। और ऐसे ही D2O, तो ड्यूटेरियम मतलब 2 एटॉमिक मास, तो 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 20। ऐसे ही HTO, हाइड्रोजन 1, ट्रिटियम 3, ऑक्सीजन 16, कितना हो गया 20। इसका मतलब ये ऐसा पेयर है जिसका मास नंबर सेम है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे ही यहां पर मैंने आपको प्रॉब्लम लिखा है, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन सभी फंक्शनल ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। आपका समय शुरू होता है, अब करिए फास्ट, सभी के आंसर सही होने चाहिए। देखते हैं अगर इस टाइप का आपको सिंपल प्रॉब्लम मिल जाता है और सभी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे कैलकुलेट कराए जाते हैं तो आपका आंसर सही आएगा क्या? फटाफट फटाफट फास्ट जल्दी करिए, आंसर सही होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का, है ना। जिसने गलत कर दिया इसका मतलब हमने बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया कि किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी गई थी। तो मैं अब आपको इसका आंसर चेक करके बताऊंगा। तो देखिए, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 8, ठीक है। लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है और ऑब्वियसली ये एक किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन यहां पर लेकर आया है, जिसको मैं क्रॉस से बता देता हूं। रिमेनिंग तो सारे एटम्स के यहां पर इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने 6 + 1 + 8 लिखा है 15, उसमें आपको +1 और करना पड़ेगा, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहां 16 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपने आंसर को चेक करिए, क्या आपने ये सही किया क्या? अगर गलत किया इसका मतलब दिस इज वेरी सिली मिस्टेक। इस टाइप के प्रॉब्लम आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम, लेकिन बहुत इजीली हम उसको गलत कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं NH2 की बात करता हूं तो अब मुझे लगता है कि आपको ये क्लिक करेगा। नाइट्रोजन और ये एक दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेकर आया, तो नाइट्रोजन 7, हाइड्रोजन 2 और +1, तो कितना हो गया 10। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक फंक्शन ग्रुप, कार्बन 6, 2 ऑक्सीजन है तो 16, हाइड्रोजन 1 +1 बिकॉज ऑफ फ्री वैलेंसी, ये देखिए, तो यहां कितना हो जाएगा 24। और ऐसे ही SH, थायोल, सल्फर, एटॉमिक नंबर कितना 16, हाइड्रोजन 1 +1 बिकॉज ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब हम यहां पर 18 आंसर रिपोर्ट करेंगे, ये देखिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे गए थे कि कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सभी में, ये आपने रिपोर्ट किया। हाँ बच्चों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर अब मैं आ गया हूं, यह है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जो प्लैंक ने अपनी क्वांटम थ्योरी को डिफाइन किया था, उन्होंने डिफाइन किया कि जब भी कोई रेडिएशन या जिसको हम बोल सकते हैं लाइट स्पेस में ट्रेवल करता है तो हमेशा स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में करता है और हर पैकेट होल नंबर होता है। तो इसलिए हम इसको क्वांटम या स्मॉल पैकेट भी बोलते हैं, जो होल नंबर ऑफ पैकेट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, हर क्वांटम जो है उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट है वो इतनी एसोसिएट है h-nu। इसको हम 1 पैकेट की एनर्जी बोलते हैं। तो अगर n फोटॉन्स हैं, n क्वांटम्स हैं, तो उनकी एनर्जी हो जाएगी NH-nu। बस आपको इतना ही याद होना चाहिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जनरली गिवन होती है। n का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटम्स है। फोटॉन्स हम लाइट के केस में फोटॉन्स यूज करते हैं। ये सबसे छोटा है पार्टिकल जो होल नंबर है। ओके, तो इसकी वैल्यू हमेशा होल नंबर होना जरूरी है, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। 1.2, 1.3 ये वैल्यू कभी भी क्वांटम या फोटोन की नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू प्लैंक। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है यहां पर, जिसको हम c/λ लिखते हैं। c वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड एंड 1/λ ये वेव नंबर भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। इसको हम वेव नंबर डिफाइन करते हैं। तो वेव नंबर की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स है। इस बेसिस पर हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, E = NSC/λ या E = NSC न्यू बार। ओके,
सभी अपनी कॉपी में ढंग से नोट कर लीजिए। किस टाइप की प्रॉब्लम इससे रिलेटेड देखने को मिलती है वो मैं आपको बता रहा हूं। हां बच्चों, जैसे मैंने यहां पे प्रॉब्लम लिखा है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जेई एडवांस, जेई मेन, नीट, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी यहां से समझ में आता है। तो मैंने यहां पे लिखा है इफ 1.2 इंटू 1.992 इंटू 10 की पावर -25 जूल एनर्जी is needed by the interior of human eye to see an object। हमारी जो आईज के इंटीरियर हैं उनको अगर एक ऑब्जेक्ट को देखना है तो इतनी एनर्जी मस्ट है। तो द फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट आर, कितने फोटॉन्स जिनकी वेवलेंथ 1 मीटर है आईज को एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे ग्रीन लाइट वाले, सो दैट कि वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो। तो मुझे सबसे पहले यहां पर डेटा देख लेनी चाहिए क्या क्या गिवन है। मुझे वेवलेंथ गिवन है 1 मीटर, मुझे यहां पर एनर्जी गिवन है 1.2 इंटू 1.992 इंटू 10 की पावर -25 जूल, और हमको यहां पर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन मुझे निकालना है। तो मैं अभी जो फॉर्मूला लिख के आया हूं E इज इक्वल टू NSC बाय लैम्डा, यहां से मैं n की वैल्यू निकालूंगा E इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय H इंटू सी। एनर्जी हमको गिवन है 1.2 इंटू 1.992 इंटू 10 की पावर -25 जूल, लैम्डा 1 मीटर गिवन है, और डिवाइड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय C 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए यहां हम देख रहे हैं जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। इसको जब तुम सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तुमको रिजल्ट मिलेगा यहां पर 1.2। ये देखिए n की वैल्यू फ्रैक्शनल आ गई है। अब जनरली हम जो राउंडिंग ऑफ का रूल जानते हैं कि अगर डेसिमल के बाद 5 से कम वैल्यू है तो हम इसको नियरली यहां पर 1 मान लेंगे। ये रॉन्ग हो गया। क्यों? अगर आइस को 1.2 की जगह 1 फोटॉन्स मिले तो इससे तो हमको वो ऑब्जेक्ट विजिबल ही नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो यहां से जब 1.2 वैल्यू आएगी, मैं इसको 2 अगर अज्यूम करता हूं तो ये करेक्ट आंसर है, राइट आंसर। मतलब अगर कभी भी n की वैल्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू, क्वांटम्स की वैल्यू आपको फ्रैक्शनल मिल जाती है तो हमेशा नेक्स्ट हायर होल नंबर ही रिपोर्ट करके आना है। तो अगर मैं 1.2 को 2 रिपोर्ट करूंगा तो ऑब्वियसली 1.2 के बराबर तो एनर्जी मिल ही जाएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी मिल जाएगी। दैट्स व्हाई आप यहां पर देख रहे हैं हमको कोई भी फ्रैक्शनल आंसर गिवन भी नहीं था, तो कौन सा आंसर सही करके आना था? 2 आंसर सही करके आना था, है ना? बहुत ट्रिकी प्रॉब्लम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 1.2 को 1 लिख के आ जाता तो प्रॉब्लम गलत हो जाती है। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, इसके ऊपर आपको ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, नीट में भी और जेई मेन एग्जाम में भी। मैंने यहां लिखा है अ गैस एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ 355 नैनोमीटर। एक गैस है जो फोटोन, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, तो मैं मान लेता हूं कि ई एब्जॉर्ब मतलब जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी वो SC बाय लैम्डा है, और आपको लैम्डा की वैल्यू 355 नैनोमीटर गिवन है। ओके, एंड एमिट्स एट 2 वेवलेंथ। जितना इसने एब्जॉर्ब किया उतना इसने एमिट कर दिया 2 फोटॉन्स की फॉर्म में। ये E1 मान लेता हूं एमिटेड फोटोन है, और ये E2 मान लेता हूं एमिटेड फोटोन है। अच्छा, आप देख रहे हैं यहां पे मैंने n नहीं लिखा, तो क्योंकि मुझे नंबर ऑफ फोटॉन से रिलेटेड अभी और कोई इंफॉर्मेशन एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, तो हम हमेशा n की वैल्यू को 1 अज्यूम कर लेंगे। तो अब ये जो E एब्जॉर्ब है, E एब्जॉर्ब ऑब्वियसली ये E1 प्लस E2 के इक्वल होगा। ओके, अब E एब्जॉर्ब आपने यहां पे लिखा है SC बाय लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू 355 नैनोमीटर है, इज इक्वल टू
जो फर्स्ट फोटोन एमिट हुआ वो SC बाय लैम्डा 1 मान लेते हैं, जिसकी आपको 680 नैनोमीटर वेवलेंथ यहां पर गिवन है, प्लस जो E2 है आपसे सेकंड की पूछ रहा है वेवलेंथ क्या होगी, तो इसको SC बाय लैम्डा 2 बोल देते हैं। सभी में SC से SC कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमको 1 अपॉन लैम्डा मतलब 1 अपॉन 355 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमको पता है 680 और प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। यहां से क्या हम लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे? आंसर है हां। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं आप देखेंगे स्टूडेंट ये रिजल्ट आएगा 743 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर ये हम सबको पता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। हालांकि हमको अभी नैनोमीटर में आंसर को एक्सप्लेन करना है, दैट्स व्हाई विच आंसर इज करेक्ट? डी आंसर इज करेक्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम तुमने नोट कर लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने। अब मैं यहां पर जो हमारा थर्ड मॉडल था एटम के मॉडल में, बोहर एटॉमिक मॉडल, उसके ऊपर आ जाता हूं। इसको मैं बाम से भी एब्रीवेट करता हूं, बोहर एटॉमिक मॉडल। जैसे इसके अंदर ऑलरेडी जेई में यह प्रॉब्लम आ चुका है टू एक्सप्लेन हिज न्यूक्लियर मॉडल of an atom, the first use of quantum theory by whom? अपने न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्वांटम थ्योरी को किसने यूज किया था? योर ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, प्लांक, बोहर, रदरफोर्ड या फिर हाइजेनबर्ग। ये देखिए क्या आंसर होगा। आपको पूछ रहा है न्यूक्लियर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी को सबसे पहले किसने यूज किया था? तो देखिए क्वांटम थ्योरी को बताया प्लांक ने है, लेकिन अपने न्यूक्लियर मॉडल को समझाने के लिए इसका जो यूज किया था वो बोहर ने किया था, इसलिए आपको बी आंसर को टिक करना है। इसका मतलब बोहर का मॉडल स्ट्रिक्टली प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो हम अगर यहां पर पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल, तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट यह है कि जो एटम है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जिसके लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंट्रीगल मल्टीपल होता है h/2π के। तो यहां अकॉर्डिंग टू बोहर हम लिख सकते हैं MVR, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, तो इसलिए इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो MVR होगा। ये न्यूक्लियस, ये सर्कुलर पाथ, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, इसका मास m है और r डिस्टेंस है, तो इसलिए हम एंगुलर मोमेंटम को MVR डिफाइन करते हैं, मस्ट बी इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ h/2π। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, है ना। और यहां जो n है, जैसे प्लैंक ने अपनी थ्योरी में n को बोला कि होल नंबर ऑफ फोटॉन्स, वैसे ही बोहर ने n को नंबर ऑफ शेल्स डिफाइन किया, या इनको ऑर्बिट्स बोल सकते हैं, सर्कुलर पाथ, और इनकी वैल्यू हमेशा होल नंबर होगी, मस्ट बी होल नंबर, 1 2 3 4 होगी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जिसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कॉन्सेप्ट को हम क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं।
क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है वो देखते हैं। हां बच्चों, जैसे मैंने यहां पे प्रॉब्लम लिखा है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट। हमको एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है फिफ्थ ऑर्बिट में, इसका मतलब n की वैल्यू 5 गिवन है, फिफ्थ ऑर्बिट दैट इज फिफ्थ शेल। और अभी हमने जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का लिखा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने MVR लिखा, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के, n नंबर ऑफ शेल नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू 5h/2π हो गई। ये देखिए, तो यहां 2 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2.5, तो 2.5h/π। कहां गिवन है ये आंसर? ये डी आंसर गिवन है। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट जो h/2π है उसको h बार से भी एग्जामिनर रिप्रेजेंट करता है, तो ये h/2π की वैल्यू है h बार, h जिसके ऊपर एक साइन लगा हुआ है बार का, तो हम इसको h बार भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी आंसर आपको रिपोर्ट करने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, ये आप देख रहे हैं ऊपर मैंने एक लैडर टाइप का बना रखा है। तो अभी हमने जो बोहर के मॉडल को पढ़ा, जब भी हम घर पे अपने लैडर पे चलते हैं, इसका मतलब हम बोहर के मॉडल में चल रहे हैं। कैसे? आपने लैडर देखी होगी, लैडर एक वुड से बनी हुई पूरा यहां पर ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर स्ट्रैप्स होते हैं और बीच में हॉलो स्पेस होता है। ये जो हॉलो स्पेस है, इसको मान लीजिए कि ये n की फ्रैक्शनल वैल्यू है, शेल की फ्रैक्शनल वैल्यू है। और जब भी आप लैडर पर चलना पसंद करोगे, जैसे मान लेते हैं कि आपका फुट यहां है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये या तो यहां होगा n = 1 में k शेल, या n = 2 में l शेल, या n = 3 में m शेल, या n = 4 में n शेल। अगर गलती से भी बीच में हमने यहां पर अपना फुट रखा, डिडिंग आवाज आएगी, डिडिंग, इसका मतलब नीचे गिर जाएंगे। तो सेम सिचुएशन इलेक्ट्रॉन की है अकॉर्डिंग टू बोहर। बोहर के अकॉर्डिंग शेल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने प्योरली क्वांटम थ्योरी को फॉलो किया, मतलब n जहां पर भी होल नंबर वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं शेल्स में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो इसलिए हम लैडर से इसको ध्यान रखेंगे, बोहर का मॉडल। नाउ ये जो भी मैंने आपको बताया, r रेडियस कितना है, अगर इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है, ओके, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है अगर वो इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। मेनली प्रॉब्लम हमको यहां से देखने को मिलेंगी, हर साल यहीं से देखने को मिलता है, तो वो आपको अब मैं बताता हूं। हां बच्चों, जैसे अगर हम यहां कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, इसको हम rn से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए r लिखेंगे। वेलोसिटी, इसको हम vn से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए v लिखेंगे। एंड एनर्जी, इसको हम En से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए E लिखेंगे। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसा तुम जानते हो, हीलियम कैटायन या लिथियम +2 या बेरिलियम +3 एटसेट्रा। ये देखिए, ये सारे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं। तो बोहर के जो फॉर्मूलाज हैं 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे हाइड्रोजन एटम या ऐसे ही हीलियम कैटायन Li2+, बेरिलियम 3+, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर रेडियस लिखूंगा Rn, तो ये वैल्यू 0.529 मल्टीप्लाई बाय n² एंगस्ट्रॉम होगी। ये देखिए, ये फॉर्मूला तुमको रेडियस का, डिस्टेंस का हमेशा टिप्स पर होना चाहिए। n नंबर ऑफ शेल्स हैं और z एटॉमिक नंबर है, ये हमने अभी रिप्रेजेंट किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी तुम रेडियस या इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। वेलोसिटी, जिसको मैं Vn से लिखा हूं, 2.188 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट जहां से फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। जिस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस शेल की एनर्जी या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ये -21.8 इंटू 10 की पावर -19 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम है। ये देखिए, ये पर एटम का मतलब क्या है? पर एटम का मतलब है हाइड्रोजन एटम। क्योंकि स्टूडेंट हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो चाहे आप सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिख लो या हाइड्रोजन एटम की एनर्जी लिख लो, बोथ आर सेम। तो इसलिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कभी कभी यह फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह फॉर्मूला कितना होता है? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सबसे ज्यादा बार तो यही पूछा गया है, इसके ऊपर ही डायरेक्ट प्रॉब्लम एग्जाम में बढ़ जाती हैं। -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं, इसके ऊपर किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो अब आपको मैं बताऊंगा।